इंडिया दैट इज भारत एक वक्त पे वर्ल्ड का सेंटर हुआ करता था। इट वॉज richer than यूरोप और चाइना। इंडिया had some of the most fertile farmland, a huge population to sustain it, and a hub for trade between Europe, Africa, Southeast Asia, and the rest of the world. भारत लिटरली हर मायने में सेल्फ सफिशिएंट था, जैसा कि आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। इसमें वाई एक्सिस डिनोट करती है हर एक देश का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड जीडीपी और एक्स एक्सिस पे टाइम डिनोट किया जा रहा है फ्रॉम 1000 एडी टिल द मॉडर्न टाइम्स। इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, ठीक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले तक चाइना और इंडिया वर्ल्ड के इकोनॉमिक सेंटर्स हुआ करते थे। वो वर्ल्ड जीडीपी का मोर देन 50% खुद से कंट्रीब्यूट किया करते थे। फिर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ 250 सालों के अंदर में भारत का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% से गिर के सिर्फ 5% तक रह जाता है। तो इन सब की शुरुआत होती है 1756 से। इस वक्त भारत देसी रियासतों का एक संगठन था, जहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर्स लाइक मराठास, राजपूत्स, निज़ाम्स, मुगल्स अपने अपने डोमेन में रूल किया करते थे, who were always at war with each other. प्लस एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स आ चुके थे। इनफैक्ट वो तो 1600 में ही आ गए थे सूरत, गुजरात में। एंड दे वर स्लोली स्टेडली एक्सपेंडिंग इनटू इंडिया एज वेल। पर वो अकेले नहीं थे। France, Dutch, Portuguese, basically every European power were fighting to capture the Indian market. So internally देसी रियासतें एक दूसरे से लड़ रही थी। Externally these European powers were fighting among themselves. Basically fight इसी वजह से थी because everybody wanted a monopoly over the Indian market. और उसके पीछे का रीज़न स्पाइसेस, मसाले काफ़ी हॉट कमोडिटी हुआ करते थे उस वक्त में। मोस्टली इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक इत्यादि। एंड दे ओरिजिनेटेड मोस्टली अराउंड द सी कोस्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। इसके अंतर्गत आते थे मलाबार रीजन ऑफ सदर्न इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स इत्यादि। ये मसाले पहले शिफ्ट हुआ करते थे टू द पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका, कोरिकोट, और वहाँ से ये जाया करते थे टू अरब, जो कि यूरोप और भारत के बीच में एज अ मिडिलमैन की तरह काम करते थे। तो उस वक्त इकोनॉमिक ऑर्डर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था दैट इंडिया एंड चाइना आर प्राइमरीली द एक्सपोर्टर्स, द मिडिल ईस्ट वॉज द मिडिलमैन एंड यूरोप वॉज द इम्पोर्टर। तो इसलिए शुरुआत से ही यूरोपियंस का सपना था कि किसी भी तरीके से वो इस रिच ईस्ट का रास्ता खुद से ढूंढ लें, ताकि बीच में उन्हें इन अरब मिडिलमैन्स को पैसा ना देना पड़े। अब इसी सिचुएशन को इंडियन रूलर्स के कंटेक्स्ट में सुनते हैं। आपकी ज़मीन पे कुछ बाहर के लोग आते हैं, व्यापार का बोल के आपसे ज़मीन लेते हैं, फिर उसी ज़मीन के इर्द गिर्द किला बना लेते हैं, और अब वो हर दूसरे कंपटीटर के संग जंग लड़ रहे हैं। एज अ रूलर आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली यू आर गोना प्रोटेक्ट योर लैंड, और वही किया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। और 1957 में बैटल ऑफ प्लेसी होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। एंड एज एन आउटकम ऑफ वॉर उन्हें बंगाल के दीवानी राइट्स मिलते हैं। एंड टू मेक श्योर आगे से उन्हें अपनी ट्रेड्स में दिक्कत ना हो, वो बंगाल में अपनी पसंद का एक पपेट रूलर भी बिठा देते हैं। इस जीत ने ना ही सिर्फ उनके आत्मबल को बढ़ाया, बल्कि साथ ही साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स को एक मेजर पावर के रूप में भी स्थापित कर दिया। एंड द ब्रिटिशर्स सडनली रियलाइज्ड दैट दे कुड रिपीट दिस प्रोसेस टू कॉन्कर द होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बेसिकली वो रूलर्स को चॉइस देते थे, either join British and hold on to the powers or resist them and lose their throne.
ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों ने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया और इसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश एम्पायर में अपनी पावर होल्ड रखने का, ब्रिटिश ट्रेड नेटवर्क का फायदा उठाने का और अपने बच्चों के लिए पोजीशंस ऑफ पावर एंड सम ऑफ द बेस्ट एजुकेशन ऑफ दैट टाइम इंश्योर करी। और इस तरह विद इन द नेक्स्ट सेंचुरी द होल ऑफ इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ जाता है एंड पॉलिटिकली इंडिया बिकेम अ मेस। कुछ रीजन्स ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में आया करते थे तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स उनकी प्रोटेक्टोरेट थे। All that kept it together was a threat that British Empire will send its advanced military to put down any rebellion. And this strategy was working for a while until people tried something else, non-cooperation and civil disobedient movement. इसके पीछे का तर्क कुछ इस कदर था कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के लिए काम करना बंद कर देंगे, they will not earn profit and just the operating cost of India will be too expensive for them to keep ruling. और इसलिए वो हमें हमारे हाल पे ही छोड़ देंगे। काफी सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूँ पर हाँ, मोटा मोटा यही रीजन था। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के फाइनेंसेस बहुत खराब हो गए थे, उनके लिए अपनी कॉलोनीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था एंड अमेरिका जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सुपर पावर के रूप में उभर के निकला, ही वॉज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसे भी तो डेवलपिंग मार्केट का एक्सेस चाहिए था, नियोलिबरलिज्म। तो मोटा मोटा इंटरनेशनल प्रेशर, वीकनिंग फाइनेंसेस एंड बर्ड स्केल पे ब्रिटिशर्स का डिमिनिशिंग इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स को इंडिया और बाकी कॉलोनीज को लिबरेट करना पड़ा एंड फाइनली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। बट दिस न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया हैड सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, इतने बड़े और डाइवर्स देश को यूनिफाइड करके कैसे रखेंगे। हिस्टोरिकली इंडिया हैड बीन यूनिफाइड 5 टाइम प्रायर और हर बार किसी न किसी वजह से वो दोबारा बिखर गया एंड दिस प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैपन इन 1947 पार्टीशन। 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs were forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. So because of partition, British India got divided into India, Nepal, Sikkim, Bhutan, Maldives, West Pakistan and East Pakistan जो कि आज की डेट में बांग्लादेश है। प्लस हाफ ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था इंडिया के साथ आने का। सो हाउ इंडिया डील विद इट? सिंपल, सरदार पटेल। And so basically the deal was Indian government is going to invest in infrastructure. People will be more connected. वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और सस्ते में जा पाएंगे, अपने ही देश में रह रहे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे और विद टाइम लोगों के अंदर एक सौहार्द की भावना विकसित होगी। वो किसी जाति, समाज, क्षेत्र का ना सोच के खुद को एक भारतीय की नजर से देखना शुरू करेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है, लिटरली हर एक नया देश शुरुआत ऐसे ही करता है। फिर चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, सबने कहीं ना कहीं ऐसे ही शुरुआत करी थी। पर इंडिया के लिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इम्पोर्टेंट था बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड शॉर्टेज ऑफ बेसिकली एवरीथिंग, स्पेशली फूड। द लेट 1940s more than 15 crore people received food directly from the government, जो कि अराउंड हो रहा था 1200 कैलोरीज पर पर्सन, barely enough to survive। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्यों? कभी सोचा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में ही क्यों आया, भारत में क्यों नहीं? वेल, बहुत से रीजंस है इसके पीछे, पर द मोस्ट प्रेवलेंट वन इज चीप लेबर। क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी या एफिशिएंसी के रिगार्डिंग कोई इशू आता था, वी सिंपली यूज्ड टू हायर मोर पीपल, क्योंकि चीप लेबर था, बिकॉज मोर पीपल इक्वल टू मोर प्रोडक्शन। और ऐसे करते करते काफी टाइम तक गाड़ी चलती रही। ऑन द अदर हैंड यूरोप में बिकॉज ऑफ फेमाइन, इंस्टेबिलिटी, इनफाइटिंग, वॉर्स, they always suffered with the problem of lack of manpower.
जिसकी वजह से लेबर काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और अगर आपने इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो उसमें बताया जाता है कि प्रोडक्शन बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यूरोप में लेबर काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से वेजेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। इसको कंपनसेट करने के लिए पीपल स्टार्टेड इन्वेंटिंग, और धीरे धीरे इनोवेशन बढ़ती गई और एक टाइम के बाद मशीन्स लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती गई। और ऐसे ही करते करते इंडिया और चाइना जैसी पॉपुलस कंट्री की चीप लेबर मॉडर्न मशीनरी की एफिशिएंसी के आगे काफ़ी पीछे रह गई। क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स के पास कोई खास इंसेंटिव नहीं था इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज बनाने में। हाँ, रेलवे, टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन ज़रूर हुआ, पर उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल को थ्रू आउट द इंडिया कैसे सेंट्रलाइज करें। और डॉक्टर शशि थरूर इस पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. Railways and roads were really built to serve British interests and not those of the local people. But I might add that many countries have built railways and roads without having had to be colonized in order to do so. They were designed to carry raw materials from the hinterland into the ports to be shipped to Britain. And the fact is that the Indian or Jamaican or other colonial public, their needs were incidental. Transportation, there was no attempt made to match supply to demand for mass transport, none whatsoever. Instead, in fact, the Indian railways were built with massive incentives offered by Britain to British investors, guaranteed out of Indian taxes paid by Indians, with the result that you actually had 1 mile of Indian railway costing twice what it cost to build the same mile in Canada or Australia, because there was so much money being paid in extravagant returns. Britain made all the profits, controlled the technology, supplied all the equipment, and absolutely all these benefits came as private enterprise, British private enterprise, at public risk, Indian public risk. तो भारत ने खुद को इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकाला? Well, if you have lack of products, you produce more of it. And what is the most efficient way of doing this? Simple, by investing in machines. So India got on the campaign of industrialization, जो कि इंडिया के सेकंड 5-year प्लान से दिखना शुरू हो जाता है, which was heavily focused on rapid industrialization. इंटरेस्टिंग बात है द काइंड ऑफ सिस्टम दैट इंडिया अडॉप्टेड। यू सी, उस वक्त पे मेजरली वर्ल्ड में 3 तरीके के सिस्टम थे जिस तरीके से कोई भी देश इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और ग्रो कर रहा था। एंड दोज वर द यूरोपियन मॉडल, द सोवियत मॉडल एंड द अमेरिकन मॉडल। यूरोपियन मॉडल बेसिकली कॉलोनाइजेशन पे बेस्ड था, जिसके अंतर्गत एक ताकतवर देश अपने से कमज़ोर देश को कॉलोनाइज करता था और उसके रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करता था और फिर बने फाइनल प्रोडक्ट्स को उन्हीं कॉलोनीज के अंदर बेचा भी करता था, इवेंचुअली लीडिंग टू अ सिस्टम वेयर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एम्पायर इज इंडस्ट्रियलाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इट्स कॉलोनीज। India obviously do not adopted this model because India खुद एक कॉलोनी रह चुका था और वो यही ऑप्रेसिव सिस्टम किसी और नेशन पे इम्पोज नहीं करना चाहता था जिससे वो खुद आज़ाद हुआ था। और फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स मॉडल, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ वॉर पे जाती है ताकि वो उस कंट्री के मार्केट को फोर्सफुली ओपन कर सकें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए। So in this model, every time you win a war, you get more foreign customers. इंडिया इस मॉडल को भी अडेप्ट नहीं कर सकता था बिकॉज हमें अभी इंडिपेंडेंस मिली थी और हमारी फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम दूसरे नेशन के संग जंग पे जा सकें, और ना ही हमारी मिलिट्री अमेरिका जितने लेवल पे एडवांस थी। तो एट लास्ट हमारे पास बचा सोवियत मॉडल विच वॉज बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म, जो कि क्लास सिस्टम को हटाने की बात करता था
और सपोर्ट करता था कि समाज को ही कलेक्टिवली सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करना चाहिए रादर देन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट मैनेज्ड टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन इन जस्ट फ्यू डेकेड्स, जो कि उस वक्त पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब कि जितने भी यूरोपियन देश थे इनको इंडस्ट्रियलाइज होने में लिटरली सालों लग गए थे। लाइक स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, ये मशीनें जिनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनका आविष्कार 70th सेंचुरी में हो गया था। इसके बाद 200 साल और लगे ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन ताकतों को फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज होने में। और दूसरी तरफ थी सोवियत यूनियन 1920 में, जिसका गठन होता है और आने वाले 20 सालों के अंदर अंदर में वो अपनी कंट्री को रिलेटिवली इंडस्ट्रियलाइज कर लेते हैं, which were quite an interesting stats to boast about, and India got really impressed with it. और इसीलिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सोशलिज्म, इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म से काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा था। पर वो सोवियत सिस्टम को पूरी तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट थ्रू नेशनलाइजेशन प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर रही थी। तो भारत के अधिकांश पूंजीपतियों को यह डर था कि उनकी सारी संपत्ति उनसे हड़प ली जाएगी। और ये प्रॉब्लम थ्रू आउट इंडिया आपको देखने को मिलेगी ही कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, इतने धर्म के, कुटुंब के, जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं कि किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार की आपत्ति हो ही जाती है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फाइनली जो रिजल्ट्स बाहर आते हैं दे सिंपली डजंट मेक एनी सेंस। फॉर एग्जाम्पल जब सवाल उठा कि हाउ वी शुड मैनेज आवर इकोनॉमी, तो अब इंडिया ने एक ऐसे सिस्टम को चूज़ किया जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिक्स था। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। इनफैक्ट आज के मेजॉरिटी सक्सेसफुल इकोनॉमीज कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की ही बेस्ट पार्ट्स को लेके इकोनॉमी चलाती हैं, जिसको बोलते हैं सोशल डेमोक्रेसी। बट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द वर्स्ट पार्ट आउट ऑफ इट। The government will take charge of every key industry. प्राइवेट ओनरशिप होगी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, और वहाँ पे भी आपको बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसेज, पेपर वर्क, लाइसेंसेस से निकलना पड़ेगा। लाइसेंस राज टर्म यहीं से ड्राइव हुआ था। Therefore, जितने भी वाइटल सेक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल माइनिंग, रेलवे, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, वेपन्स एसेट्रा में गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो फिर भी अच्छा था, बट व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी, दिस वाज द वर्स्ट डिसीजन Indian government could ever have taken, because a bunch of government officials are simply incapable of managing an economy of the size of India. आप खुद लॉजिकली सोचिए, एक अकेला इंसान कितनी सारी चीज़ें देख सकता है? क्या उसके लिए एक्चुअल में पॉसिबल है इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेले मैनेज कर पाना? गौरव अग्रवाल, जो कि 2013 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इस पॉइंट को काफ़ी बखूबी एक्सप्लेन करते हैं। तो उस ब्लॉग पे शेयर करता रहता था। तो पिछले जो भी मेरी फील्ड ट्रेनिंग हुई है, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं कि सरकार को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं। सरकारी सिस्टम में काम करना कैसा होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट लाइक? प्लीज यू विल बी एबल टू सी एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट आई एम। क्रिकेट का मैदान, राइट? ये अपनी पिच, यहाँ पे विकेट कीपर, यहाँ पे अपना बॉलर, अपने बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी। बढ़िया उनकी टीम है, अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे फील्डर्स वगैरह हैं, सब कुछ। अब धोनी जी आए गवर्नमेंट सेटअप के अंदर। कितने फील्डर रह गए? 6। अभी 50% से ज्यादा लोग हैं। एक और हटाना है। किसको हटाए? बॉलर हटा दें। हमारे हाथ में नहीं है हटाना। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपके कभी 50% से ज्यादा लोग होंगे ही नहीं।
अब धोनी को 2020 ये मैच खेलना है 5 लोगों के साथ, 11 नहीं 5 लोगों के साथ। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं धोनी की कॉम्प्लेक्सिटीज कितनी बड़ी हैं। उसके बाद बॉलर है, इंडियन टीम का बेस्ट बॉलर कौन है? हाँ भुवनेश्वर कुमार, या वो तो इंजर रहता है। चलो ठीक है, सबसे खराब बॉलर कौन है? हाँ वो भी फिर भी डिसेंट है। यदि अच्छा सामने बैटिंग कर रहा है, बैटिंग किससे करें? क्रिस गेल से, राइट? ठीक है, चलो डिविलियर्स की बैटिंग है, डिविलियर्स और क्रिस गेल। बॉलिंग जो है बॉलिंग करानी पड़ रही है धोनी को, या बॉलिंग करानी पड़ रही है अपने ओपनिंग बैट्समैन कौन करे? शिखर धवन से बॉलिंग कराएंगे, शिखर धवन से बॉलिंग कराएंगे। धोनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, शिखर धवन से बॉलिंग करानी है। उसके बाद में चलो शिखर धवन ने बॉल डाली समहाउ धोनी जी लकी थे कि जहां पे फील्डर था या बाउंड्री पे उनके फील्डर थे, उनके पास गई बॉल, फील्डर बॉल नहीं रोक रहा, फील्डर आराम से बैठा हुआ है, बैठ के जो कुछ खा पी रहा है आराम से, या दर्शकों के साथ जो वो कर रहा है, ऑटोग्राफ वगैरह दे रहा है। ठीक है, अब धोनी जी क्या करेंगे? सरकार ने धोनी जी को जो है कैप्टन बनाया है तो कुछ पावर्स भी दी है, ठीक है, लेकिन इस फील्डर के खिलाफ कुछ करने की पावर नहीं दी। इस फील्डर के खिलाफ कुछ करने की पावर किसके पास है? फील्डिंग डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, जो कहां बैठे होंगे, जयपुर में या दिल्ली में, ठीक है। तो धोनी जी को फील्डिंग इससे करानी है, वैसे ही जो 50% है, उसके बाद बॉलिंग भी जो उन्हें शिखर धवन से करानी है, शिखर धवन चलो फिर भी बॉलिंग डाल दो, रोहित शर्मा से बॉलिंग करानी है, और फील्डर जो है फील्डिंग नहीं करेगा। उसके बाद धोनी जी कुछ लिख के देंगे फील्डर के खिलाफ, तो वो फाइल जो है जाएगी जो जयपुर में बैठे हुए फील्डिंग डिपार्टमेंट के उनके पास जाएगी, बीच में किसी के पास, वहां पर जो है वो कुछ लगू के फील्डर के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में चलो वो आता है कि जो धोनी जी के जो टीम के जो ओनर हैं, फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं, ठीक है, फ्रेंचाइजी ओनर आते हैं और बोलते हैं यार आपका जैसे अपना सबसे अच्छा फील्डर है कोहली, या कोहली से नहीं करानी फील्डिंग, कोहली को नहीं खिलाएंगे अपना जो सबसे खराब है इसको लगाओ यार। क्यों? ये हो सकता है मेरी जाति का हो, ये हो सकता है जो मेरा भाई बंधु हो, या इसने मेरे को पैसे दिए हो। इस तरह से कर करके धोनी को 4-5 लोगों की टीम दी जाएगी। और एक चीज और है कि अपनी क्रिकेट टीम का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर धोनी का काम सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं होगा, गवर्नमेंट के अंदर जो है धोनी का काम 50 और काम होंगे, जैसे कि घास के ऊपर जो है पानी वानी डला है कि नहीं, ये भी धोनी को देखना है। दर्शक जो है उनको जो है पानी वानी मिल रहा है कि नहीं, स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं, वो ढंग से बैठे हुए हैं कि नहीं, बाहर जो है ग्राउंड के बाहर पार्किंग हो रही है कि नहीं, वो भी धोनी को देखना है। तो दुनिया जहान की जो भी टीम है, और तो और ये तो फिर भी क्रिकेट से आप रिलेशन मान सकते हो, बाहर जो है मान लो कोई सड़क जा रही हो, सड़क के ऊपर जो है कोई आदमी बैठा हुआ हो, उसको ढंग से जो है कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो भी धोनी को देखना है, ठीक है। ऐसे धोनी जो है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर होते हैं, तो ये सारी दुनिया जहान की चीज उनको करनी है। उसके बाद में जो उनका काम था उसका भी 50% उनको देंगे, और उसके बाद वो आदमी भी ऐसे होंगे, और उनके ऊपर भी धोनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और फिर यहाँ पे होते हैं अंपायर। अंपायर का काम है कि कोई आपका इस तरह का फैसला हो कि मान लो कोई LBW होवे या कुछ इस तरह की होवे, तो उसके ऊपर एक डिसीजन देना। तो अंपायर ये काम तो नहीं करेगा। LBW की कोई अपील 15 ओवर पहले हुई होगी, वो अभी तक जो है लंबित चल रही होगी, लेकिन अंपायर ये जरूर बताएगा धोनी को, ठीक है, या ये जरूर, कोहली यदि बैटिंग कर रहा है तो अंपायर कोहली को ये जरूर बताएगा, कोहली देख आस्किंग रेट अब जो है 9 हो गई है, अब तेरे को जो है इस तरह से जो है उठा के खेलना चाहिए, या कोहली देख अब तेरे को जो है तूने बहुत टाइम से कवर ड्राइव नहीं मारी है, कवर्स वाले जो है जो दर्शक है वो बोल रहे हैं, तेरे को कवर ड्राइव मारनी चाहिए। तो अंपायर, और अंपायर कौन है अपना यहाँ पे? एग्जैक्टली जुडिशरी, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या है कि धोनी कोई भी एक्शन लेता है, ठीक है, कोई भी एक्शन लेता है, गवर्नमेंट के अंदर क्या है, बड़े सेट रूल्स होते हैं, लेकिन जो रूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप यदि एकदम रूल्स पे चलने लग गए तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, आपको छोटे मोटे रूल्स इधर उधर वायलेट करते ही रहने होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने कोई रूल वायलेट किया, आजकल दुनिया जहान की ACB, लोकायुक्त, ये वो दुनिया जहान की चीजें सब धोनी के पीछे पड़ जाएंगी। सो दिस इज द एंटायर गवर्नमेंट सेटअप
तो दोस्तों इसीलिए हमारा सरकारी सिस्टम इतना ज़्यादा इनएफिशिएंट है। ऑन द अदर हैंड एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में बिकॉज ऑफ फ्री मार्केट बिजनेसेस एक दूसरे में compete करते हैं कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। एंड इफ दे फेल टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सर्विस दे सिंपली गो बैंकरप्ट। इसकी वजह से होता क्या है, जितने भी इनएफिशिएंट बिजनेसेस हैं वो नेचुरली रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेसेस। क्योंकि इस कंपटीशन की वजह से अल्टीमेटली कस्टमर को ही सबसे सस्ता और सबसे किफ़ायती प्रोडक्ट मार्केट में मिल पाता है। पर जब पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात आती है, कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होता जिसकी वजह से जितने भी इनएफिशिएंट बिजनेसेस हों वो मार्केट फोर्सेस की वजह से कंपटीशन से बाहर हो जाएं, बिकॉज उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है। जब भी वो लॉस करते हैं द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज देयर टू बेल देम आउट। और इसलिए द बिजनेसेस रन बाय द गवर्नमेंट आर मोर इनएफिशिएंट देन द प्राइवेट एंटरप्राइज। जैसा मैंने पहले मेंशन किया हुआ है, the type of businesses that are being run by the government are also the most important businesses। यार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही देख लो। आज के इंडस्ट्रियल एरा में आप बता दीजिए किस चीज़ में स्टील यूज़ नहीं होता। चाहे आप बात करें मशीन्स की, कार्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स की, हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि स्टील आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की नब्ज है जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया और वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है। And because the government took control of these vital industries, India made sure that the industries she needed the most to grow are also managed in the most inefficient way possible। And on the other hand, कैपिटलिस्ट साइड भी भारत की काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक हेल्दी कैपिटलिस्ट सिस्टम की नींव होती है फ्री मार्केट कंपटीशन, सो दैट बिजनेसेस दैट डू नॉट इनोवेट सिंपली गो बैंकरप्ट। भारत में जितने भी इंडिजीनियस बिजनेसेस थे उनको आउटसाइड कंपटीशन से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था थ्रू लाइसेंस राज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर की कोई कंपनी हो जो कि इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसको लीगली पाने में आपको सालों लग जाते हैं, और तब तक इंडियन बिजनेसेस आपके कंपटीशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। सो इन समरी, इंडियन इकोनॉमी लेड कंपटीशन, जिसकी वजह से इट वाज लेस इनोवेटिव। मतलब प्राइवेट ओनरशिप थी पर लाइसेंस राज की वजह से कंपटीशन, जो कि कैपिटलिज्म का इंटीग्रल पार्ट होता है, वो कभी फूला फला ही नहीं। इंडिया की इंडस्ट्रीज वर्ल्ड कंपटीशन के मापदंडों पे कभी खड़ी ही नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फोर्सफुली उन्हें और प्रोटेक्ट करना पड़ा। इस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज के पास कभी इंसेंटिव था ही नहीं अपने आप को और ज़्यादा एफिशिएंट और वर्ल्ड कंपटीशन के मापदंडों पे खड़ा करने का। तो इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी धीरे ग्रो कर रही थी। सो स्लोली द इंडिया आस्क्ड फॉर फॉरेन एड। और क्योंकि इंडिया सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मॉडल को अडेप्ट किया हुआ था, उसके रिश्ते अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों से ही काफ़ी अच्छे थे। एंड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया ने अपनी इस अनोखी पोजीशन का बखूबी इस्तेमाल किया। एंड बाय द 1950s फॉरेन एड बिकेम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी काफ़ी धीमी ग्रो कर रही थी। And the Indian government concluded the reason behind this slow growth is that Indian government hadn't had enough control over the economy. But the thing is, using a failing system more doesn't change the fact that it was a failing system. So in summary, India एक vicious cycle में फंस चुका था। The more it took control of its economy, उतने ही ज़्यादा businesses inefficient होते गए, जिसकी वजह से वर्ल्ड स्केल में इंडिया बिजनेस और लूज करता गया। गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू की कमी हुई, तो उसकी वजह से दे बिकम मोर रिलायंट ऑन फॉरेन एड। उस फॉरेन एड को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट और इकोनॉमी का कंट्रोल लेती गई, जिसकी वजह से बिजनेसेस और इनएफिशिएंट होते गए और बिजनेस लूज हुआ, रेवेन्यू की कमी होती गई, एंड सो द विशियस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन।
और फाइनली वो इंडस्ट्रीज जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल थी। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इंडिया मेक श्योर दोज क्रूशियल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रन इन द लीस्ट एफिशिएंट मैनर। और इस तरह इंडिया ने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के वर्स्ट एस्पेक्ट्स को अपनी इकोनॉमी में शामिल किया। सो इन कंक्लूजन, इंडिया काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा था, पर उन सारी समस्याओं को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कल्चरली इंडिया विभिन्न जातियों, धर्मों और कुटुंबों में बटा हुआ था। पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स के जाने के बाद किसी भी प्रिंसली स्टेट के पास इंसेंटिव नहीं था भारत के साथ जुड़ने का, जिसकी वजह से इनिशियली भारत को काफ़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा, जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के राजाओं की भारत के साथ विलय ना करने की इच्छा से पता चलता है। आर्थिक रूप से एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसको गवर्नमेंट माइक्रो मैनेज कर रही थी, एंड अ कैपिटलिस्ट सिस्टम विच डू नॉट अलाउड हेल्दी कंपटीशन। तो ये पार्ट 1 था मेरी इंडिया की सीरीज पे। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। इस पार्ट 1 में अभी मोस्टली हमने भारत का हिस्टोरिकल पास्ट, कॉलोनियलिज्म और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जैसे ही इंडिया ट्रांजिशन कर रहा था उस स्टेज को स्टडी किया। आने वाले पार्ट में हम मोस्टली सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए सिर्फ भारत की प्रॉब्लम्स को दिखाना। Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pradhan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't. Relax, bitch. तो पार्ट 1 में मोस्टली हमने इंडिया की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, और अब आगे विद सम केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंडिया चेंज कर रहा है। चलिए मिलते हैं। मैं हूँ सिद्धांत, आप देख रहे हैं नंदू। जय हिंद।